अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। गाजा में इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई जारी है। उधर आलमी इदारे सेहत यानी WHO के सरबराह ने UNSC को बताया कि गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा इसराइली बमबारी से मर रहा है। इस जंग में अब तक गाजा के 11,000 से ज़्यादा अफराद की जान जा चुकी है। मरने वालों में 4,506 बच्चे भी शामिल हैं। इसके साथ ही इसराइल ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले में हलाक होने वालों की तादाद में कमी कर दी है। इसराइल की वजारत खारजा ने कहा कि पहले 1400 अफराद के मारे जाने की इत्तला थी, लेकिन अब ये तादाद 1200 है। गाजा पर इसराइली बमबारी से हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। भारत और अमेरिका समेत कई ममालिक इसराइल पर गाजा पर बमबारी बंद करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि अब बातचीत की नहीं, अमल की जरूरत है। तमाम मुस्लिम ममालिक को गाजा में होने वाली हलाकतों के खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने इसराइल से जंगबंदी की अपील की है। एक इंटरव्यू में मैक्रोन ने कहा कि गाजा में खवातीन और बच्चों का कत्ल अब बंद होना चाहिए। ताहम मैक्रोन ने यह भी कहा कि इसराइल को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने 13 नवंबर को दीपावली की तातील देने रियासती हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और वाजे किया कि दीपावली की तातील 12 नवंबर यानी इतवार के रोज़ ही रहेगी। बताया गया कि मुख्तलिफ मुलाजमीन तंजीमों की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने 13 नवंबर बरोज़ पीर को दीपावली की तातील देने की तजवीज़ इलेक्शन कमीशन को रवाना की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए बताया कि इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक 13 नवंबर को मुख्तलिफ सतह के इजलास तरबियती क्लासेस रखे गए हैं। ऐसे में अगर तातील का ऐलान किया जाता है तो उन प्रोग्राम्स में खलल पैदा होगा, इसीलिए इतवार को ही दीपावली की तातील दी जाएगी। तेलंगाना के तमाम 119 असेंबली हलकों में 2,327 उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। जुमे को पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। उस एक ही दिन में 1198 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी को दाखिल किया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया कि जुमे को दोपहर 3 बजे तक जुमला 2,327 उम्मीदवारों ने 30 नवंबर को मुनक़िद होने वाली असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की हैं। तेलंगाना कानून साज असेंबली के लिए मुनक़िद शुदा इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियों के अदखाल की मुद्दत दोपहर 3 बजे खत्म हुई थी। 13 नवंबर को उन नामजदगियों की तनखी होगी और 15 नवंबर तक दस्तबरदारी इख्तियार की जा सकती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते को हैदराबाद पहुंचे। यहाँ उन्होंने जलसे आम में मौजूदा BRS हुकूमत और कांग्रेस को निशाना बनाया। मोदी ने कहा कि BRS दलित मुखालिफ है और कांग्रेस भी उन जैसी ही है। BRS ने नए आइन का मुतालबा करके बाबा साहेब अम्बेडकर की तौहीन की है। कांग्रेस की भी ऐसी ही तारीख है। उन्होंने बाबा साहेब को 2 बार इलेक्शन नहीं जीतने दिया। आपने देश में बहुत सी सरकारें देखी है। हमारी सरकार ऐसी है जिसकी सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब कल्याण है, वंचितों को वरीयता देना है। बीजेपी जिस मंत्र पर चलती है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। कांग्रेस और BRS दोनों मिले हुए हैं। वो पर्दे के पीछे उनके खेल अलग है। कांग्रेस और BRS एक तरफ है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। उनमें राज करने की मानसिकता है, बीजेपी में सेवा करने का संकल्प है। हमने SC और ST लोगों पर अत्याचार से जुड़े कानूनों को और सख्त किया। हमने ये सुनिश्चित किया कि गरीबों को बैंक अकाउंट, गरीबों को टॉयलेट की व्यवस्था,
गरीबों को गैस का कनेक्शन, गरीबों को बैंक से लोन, गरीबों के लिए पक्के घर, गरीबों को किसी चीज की दिक्कत ना हो। और इन सारी योजनाओं में एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को सबसे अधिक लाभ दिया गया। यहां की गवर्नमेंट की आती है, गवर्नेंस की आती है, तो हर कोई निराश हो जाता है। इन 10 वर्षों में तेलंगाना सरकार ने हर किसी के साथ, मादिगा समुदाय के साथ सिर्फ और सिर्फ विश्वासघात किया है। कौन भूल सकता है? वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐसी जमराबंदी के ऐलान न करने पर वजीर-ए-आजम की तकरीर के दौरान ही एक लड़की ने बरखी के खंबे पर चढ़कर एहतजाज किया। मोदी हुकूमत आने के बाद ही जात पात का ये झगड़ा शुरू हुआ था। उस नौजवान खातून ने एहतजाज करते हुए कहा कि वो जात के नाम पर जुल्म और ज्यादती के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इसको लेकर एहतजाज कर रही है। वजीर-ए-आजम ने अपनी तकरीर रोककर उस लड़की को बरखी पोल से उतरने के लिए राजी करवाया। बेटा नीचे आओ, बेटा नीचे आओ। देखिए बेटा, मेरा बेटा ये तार इसका बिड़ा हुआ है बेटा, हम आपके साथ है बेटा, प्लीज आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। देखिए बेटा, ये वैसे भी ये तार की स्थिति अच्छी नहीं बेटा, प्लीज बेटा नीचे आइए बेटा। ये मैं आपकी बात सुनूंगा, बैठिए बेटा, नीचे आइए प्लीज। विनो ये वहां पर शॉर्ट सर्किट है बेटा, नीचे आइए। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है बेटा, ये यहां इससे ऐसा करने से लाभ नहीं होगा। मैं यहां आपके लिए आया हूं, प्लीज आप कृष्णा जी की बात मानिए बेटा, आप कृष्णा जी की बात मानिए, आप कृष्णा जी की बात मानिए बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। नीचे साबिक सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने तेलंगाना में खुदकशी करने वाले किसानों के खानदानों से मुलाकात की एक दिन बाद हफ्ते को इस मुलाकात का एक वीडियो ये कहते हुए शेयर किया कि अगर बर वक्त सरकारी मदद मिल पाती तो वो जिंदा रहते, लेकिन बीआरएस की धोखेबाज हुकूमत और बीजेपी ने इस जुनूबी रियासत के अवाम की जरूरियात की तकमील नहीं की। कांग्रेस लीडर ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो शेयर किया। राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी ने एक मरतबा कहा था कि अवाम की खिदमत ही हुकूमत का अहम मकसद होना चाहिए। कांग्रेस लीडर ने कहा कि धोखेबाज बीआरएस हुकूमत उन खानदानों की बर वक्त मदद में नाकाम रही। उनमें से के चंद्रैया तेलंगाना का एक छोटा किसान था और वो अपनी जरूरियात की तकमील के लिए मखरूज हो गया था। उसने अपने खानदान को छोड़कर खुदकुशी कर ली। उन्होंने कहा कि अगर उस खानदान को वक्त पर सरकारी मदद मिलती तो वो जिंदा रहता और अपने खानदान में ही मौजूद रहता। नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार। Tell them I wanted to understand farmer suicide and what women of Telangana have to go through. ఎందుకు జరిగింది, ఎందుకంత ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది? వాళ్ళు అలా జరిగితే అసలు అందరు రైతుల పరిస్థితి ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం. మంది పొలం పట్టుకున్నాం, 2 ఎకరాలు పట్టుకున్నాం, ఇత్తులు పెట్టినాం, వానకాలం వచ్చి వరదొచ్చి కొట్టుకపోయింది, మళ్ళీ తెచ్చినాం, మళ్ళీ పెట్టినాం, వరదొచ్చి మళ్ళీ వరదొచ్చినాక మొలిచినాక మొత్తం పురుగు తాకింది సార్. ఇత్తులు ఇచ్చిన దానికి తీసుకొని పోతే ఏం చెప్పిందంటే అమ్మ దీనికి మళ్ళీ మందు కొట్టాలన్నాను. మళ్ళీ వచ్చినాక రాఖీ పౌరం వచ్చింది. రాఖీ పౌరం వచ్చినాక మళ్ళీ కొట్టినా, మళ్ళీ ఇంకోసారి కొట్టాలమ్మా, మొత్తం తెగులు దాకిపోతుంది. 3 ఏళ్ళు అవుతుంది సార్. 2020.
land does she have? 20 గుంటలు సార్. Half acre. And what does she grow on it? ఏం లేదు సార్, పంట పండదు అలా. So how much debt does she have right now? ఇప్పుడు ఎంత ఉందమ్మా అప్పుడు అది? ఇప్పుడు 2 లక్షల అప్పు ఉంది సార్. 2 lakhs. 2 lakhs. Why? What was the? बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो काम करने वाली हुकूमत की ही हिमायत करें। उन्हें आज हैदराबाद में पार्टनर्स इन प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि बीआरएस दौरे इख्तियार में हैदराबाद की शानदार तरक्की हुई है और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है और उनकी हुकूमत की जानिब से करवाए गए तरक्याती कामों का ये काम आवाम की आंखों के सामने है। केटीआर ने कहा कि शहर में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल बेहतर है। उन्होंने याद दिलाया कि नामवर फिल्म अदाकार रजनीकांत ने भी हैदराबाद की तरक्की की सताइश की है। ప్రాంతం పేరు మీద తనుకోవడం లేదు, కేవలం సింగిల్ మైండెడ్ ఫోకస్. మా నగరం బాగుండాలి, మా రాష్ట్రం బాగుండాలి, ప్రజలు బాగుండాలనే ఫోకస్ తప్ప వేరే ఫోకస్ లేదు. మరి చక్కగా పరిపాలించిన ప్రభుత్వాన్ని చిన్న చిన్న లోటుపాట్లు ఉంటే, చిన్న చిన్న అసంతృప్తులు ఉంటే అది కామన్. ఎట్లా ఉంటుందంటే 1 లక్ష డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టాము, ఒక 70,000 ఇచ్చాము. వచ్చే టర్మ్లో కూడా 1 లక్ష డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మళ్ళీ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం. రాని వాళ్ళు కొంత నారాజు ఉంటారు, న్యాచురల్ అది. అయ్యో నాకు రాలేదు, మరి నేను అప్లై చేసుకున్నాను, నాకు రాలేదు. డెఫినెట్గా నేను చెప్పేది ఒకటే, అలకలు అసంతృప్తులు ఉన్నా మరి భారతదేశంలో 2 BHK అనే కార్యక్రమం ఎవరు ఆలోచించలేదు కదా, ఇంతవరకు ఎవరు అట్లాంటి ఆలోచన కూడా చేయలేదు కదా. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తీసుకున్న ఎన్నో నిర్ణయాలు, అందులో చిన్న చిన్న చిక్కులు చికాకులు ఉండొచ్చు, కానీ అల్టిమేట్గా మీరు చూసినట్టయితే లార్జర్ ఇంట్రెస్ట్లో ఆలోచించినట్టయితే ఈ ప్రభుత్వం వల్ల మనం బాగుపడ్డామా, మనకేమైనా నష్టం జరిగిందా అని ఆలోచిస్తే ఉండవచ్చు. కాలనీ రోడ్ల बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना के अवाम से सवाल किया कि उन्हें बरखी चाहिए या कांग्रेस, इसका फैसला वो खुद करें। बीआरएस पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में जो इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था उनकी याद ताज़ा हो रही है। तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी दिन में सिर्फ 3 घंटे बरखी सप्लाई करने की बात कर रहे हैं। वहीं कर्नाटका के वजीर आला नायब वज़ीर आला 5 घंटे बरखी देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का वाज़े मौक़िफ़ क्या है, इसकी वजाहत खुद राहुल गांधी करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि आखिर वो कितने घंटे बरखी की सप्लाई देगी। 95% మంది 3 ఎకరాల కంటే చిన్నగా ఉన్న చిన్న సన్నకారు రైతులే ఉన్నారు. వీళ్లకు 10 HP మోటార్ పెట్టుకుంటే 3 గంటలు చాలు, అంతకంటే కరెంట్ ఎందుకు వేస్ట్? మరి వ్యవసాయంలో ఎన్ని HP మోటార్ వాడతారో కూడా ఆ PCC అధ్యక్షుడికి అవగాహన ఉన్నట్టు లేదు. అందుకే తెలంగాణ రైతన్నలకు, తెలంగాణ సమాజానికి భారత రాష్ట్ర సమితి తరపున మేమందరం కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. మీ ఒకటే ఒక ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పుకోండి, మీరు ఆలోచించుకోండి. మీకు కరెంట్ కావాలా, కాంగ్రెస్ కావాలా? మళ్ళీ అడుగుతా ఉన్నా, కరెంటు కావాలా, కాంగ్రెస్ కావాలా? ఆలోచించుకోండి. ఎందుకు అంటే మీ అనుభవం కాంగ్రెస్ హయాంలో ఎట్లా ఉందో, కరెంటు కష్టాలు ఎట్లుండేనో ఒక్కసారి గుర్తు. तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसाक ने कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को मुस्लिम मुखालिफ करार दिया। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस इस माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के जरिए मुसलमानों से उनका अक़लियती मौक़िफ़ छीनने की साजिश रच रही है। इलेक्शन, म्युनिसिपल इलेक्शन और MLC इलेक्शन, ग्राम पंचायत इलेक्शन, इन सब इलेक्शन मिला तो 1 साल निकाल दीजिए। यानी कि केसीआर साहब को सिर्फ 6 से 6.5 साल का मौका मिला। 6-6.5 साल में हमने 10,000 के ऊपर खर्च किया, 10,000 करोड़। 50 साल दौर कांग्रेस क्यों नहीं किया, हमारा सवाल है। आज केसीआर साहब कर रहे बोल के कांग्रेस की आंख खुली है ना। तो 4,000 करोड़ किस में खर्च करेंगे, किस एजेंसी से खर्च करेंगे? माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से खर्च करेंगे या कोई स्कीम चलाएंगे? कोई इसका खुलासा नहीं है। ये तो बिल्कुल माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन काफी अरसे तक हेडलेस रहा। जी हाँ, क्यों रहा? क्या रहा? चेयरमैन ही नहीं था। हाँ, तो कुछ वजूहत है जो नहीं कर सके। जब तो इसके वजूहत से ही माइनॉरिटी का डेवलपमेंट नहीं होता। नहीं, गलत बात है। आप बोल रहे हैं 12% रिजर्वेशन चलिए, ठीक है, बीजेपी इसकी जिम्मेदार है। हाँ, जुडिशियल और वक्फ को देने में क्या अड़चन है? मैं क्या बोला आपको, कांग्रेस के दौर में वक्त प्रॉपर्टीज को इतना तबाह किया गया, इतने केसेस डाले गए उस पर, वो केसेस को क्लियर करते करते हमको थोड़ा वक्त लग गया। जैसे ही केसेस क्लियर हो जाएंगे
जुडिशियल पावर दिया जाएगा बराबर। जुडिशियल चल रहे हैं बहुत केस हुए होंगे, वहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन नहीं लिया। चल रहा कानून है क्या, केसेस है तो आप कमिश्नरेट नहीं बना सकते? बिल्कुल नहीं बन सकते आप। केसेस है तो जो है आप ये देखिए, जैसा जागीर एक्ट है, जैसा टेनेंस एक्ट है, बहुत से लोग कोर्ट में जाके केसेस कर रहे हैं। तो हम जुडिशियल पावर देंगे तो कोर्ट उसको मानेगा नहीं ना। ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है, तो कोर्ट में बहुत से केसेस चल रहे हैं, वो क्लियर होगा तो उसको जुडिशियल पावर दिया जाएगा। तो इसकी वजह भी कांग्रेस है। कांग्रेस के दौर में मणिकुंडा जागीर के आज 1500-1600 एकड़ जमीन देख लीजिए आप, विशाखापट्टनम में 100 एकड़ जमीन देख लीजिए आप, संगारेड्डी। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और बीआरएस के बाद अहम कायदीन की उन तनकीदों को मुस्तरद कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर गलती से कांग्रेस इख्तिदार में आती है तो रियासत में कर्फ्यू लगने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और बरखी सरबराही मनक़ते हो जाएगी। बेलमपल्ली में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम के दौरान मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस के कायदीन बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर केसीआर को इस बात का एहसास हो गया है कि मुजवजा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में इख्तिदार में आने वाली है। कांग्रेस को इख्तिदार से दूर रखने के लिए अवाम में कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि अवाम को कांग्रेस से दूर किया जाए। కార్యకర్తలు తమ రక్తాన్ని చెమటగా మార్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా భుజాలు కాయలు గాసేలాగా మోస్తున్నారు. వాళ్ళకు మీరు అండగా నిలబడాల్సిన సమయం వచ్చింది. ఈ రోజు మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రం మీ కుటుంబం దిక్కు చూస్తుంది. మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండాలి అని చెప్పి ఈ ఇద్దరు సోదరులతో నేను చాలా సార్లు మాట్లాడినా. గాంధీ కుటుంబం మీద నమ్మకంతో, తెలంగాణ ప్రజల మీద విశ్వాసంతో మిత్రుడుగా నా సూచనలు మన్నించి ఈరోజు వివేక్ గారు, వినోద్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో कांग्रेस पार्टी ने हल्के चारमीनार से पुराने शहर में अपनी इंतखाबी मुहिम का हैदराबाद डीसीसी सदर समीर वलीउल्लाह की सदारत में आगाज किया। इस मौके पर चारमीनार के उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ ने ऐलान किया कि आने वाले असम्बली इंतखाबात हैदराबाद के पुराने शहर के लिए एक नए दौर का आगाज साबित होंगे। मुजीबुल्लाह शरीफ और सीनियर कायदीन ने एक पदयात्रा की जो हुसैनी आलम, जलाल कुचा, खोशीजा की देवड़ी, जामे निजामिया, महबूब चौक से होती हुई मूसा बौली तक पहुंची। रास्ते में कांग्रेस के कारकुनों और कायदीन ने आवाम से मुलाकात की। करीब 500 घरों का अहाता किया गया और लोगों से बातचीत की गई। इस दौरान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और दीगर जमातों के 100 से ज्यादा कारकुनों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। आदाब, मैं मुजीबुल्लाह शरीफ, कैंडिडेट चारमीनार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस पार्टी आपसे मुखातिब हूँ। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे यह मौका मिला। साथ में मैं राहुल गांधी जी और खड़गे जी का और पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी जी का, साथ में हमारे डीसीसी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मेरे लिए काफी कुछ कोशिश की, संघर्ष किया। मैं इस जमीन में आपसे इसलिए आज आपको मुखातिब हूँ कि मैं जो आने वाला इलेक्शन 30 तारीख को है उसके लिए आपसे अपील करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को कई वजूहत के बिना पे, क्योंकि ये जो आपके पास 66 साल से जो पार्टी आपके पास हुकूमत कर रही है, आप पे हुकूमत चला रही है, हमारी कांग्रेस पार्टी की 6 गारंटीज जो हाल ही में हमारी सोनिया मां कांग्रेस हाईकमान की तरफ से जो 6 गारंटीज दी गई हैं, हम इसका प्रचार घर घर तक पहुंचाए। ये 6 गारंटीज के में सबसे अहम गारंटी ये है कि अगर कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में हुकूमत बनाती है तो आपको गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। हर घर की बड़ी औरत को 2500 रुपए एक पेंशन की तरह दिया जाएगा। बूढ़ों को बूढ़े फैमिली जो 60 साल और सीनियर सिटीजन को 4000 रुपए का
हर कपल को एक दिया जाएगा। लेडीज के लिए बस फ्री है, 200 यूनिट पावर आपको फ्री रहेगा। ये सारे गारंटीज हम ऑलरेडी कर्नाटका में दे चुके हैं। ये कर्नाटका में जिस तरह कांग्रेस की गवर्नमेंट का इख्तियार आया, आने से 1 महीने के अंदर अंदर ये सारे गारंटीज जो कर्नाटका में वादा किया गया था ये पूरे कर दिए। अब वक्त है तेलंगाना के अंदर ये गारंटीज को इम्प्लीमेंट करने का। तो आज मेरी चारमीनार के आवाम से ये अपील है कि आप लोग आगे बढ़ के आइए, आगे क्या बोलते सो कांग्रेस के हमारे जो उम्मीदवार वजीरुल्लाह शरीफ है उनका साथ दीजिए, उनको वोट दीजिए। आप लोग कब तक इस गुलामी की जिंदगी गुजारेंगे? आज 60 साल से आप लोग एक ऐसी पार्टी की गुलामी कर रहे हैं जो आपको सिर्फ गुलाम रखना चाह रहा। उन्हें इख्तियार में आने के लिए आपको गुलाम बना के रख रहे, आपका वोट लेके जा रहे, वोट लेके जाके अपने घर, वोट लेके जाके बीजेपी को बता के अपने घर भर रहे, उनके घर पे महल बनते जा रहे और आपके जो हैसो घरा भी खत्म हो जा रहे। ये कब तक इस गुलामी की जिंदगी गुजारेंगे आप लोग? आज बताइए, आप पिछले 60 साल में पुराने शहर में, ओल्ड सिटी में, चारमीनार के हल्के में क्या डेवलपमेंट है? कांग्रेस हुकूमत जब जब इख्तियार में आई, आप लोग सब ये चीज देखे में है कि कांग्रेस गवर्नमेंट के ही इख्तियार में डेवलपमेंट आया। आज ओल्ड सिटी में आप लोगों के पास ना सड़कें हैं, पानी का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है, हर वो चीज जो आप लोगों को मिलना चाहिए जिस तरह नए शहरों में मिल रहा, आज पुराने शहर में उस तरह कोई चीज आप लोगों को नहीं मिल रही है। तो आप लोगों को सबको एक चेंज के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करना है। इस बार आप अपने कीमती वोट को कांग्रेस के हक में दीजिए। आपके चारमीनार हल्के से मुजीबुल्लाह शरीफ साहब को वोट कीजिए और एक बदलाव के लिए इस चुनाव में एक बदलाव के लिए वोट दीजिए। तो आने वाले दौर में आपका, आपके बच्चों का एक अच्छा मुस्तकबिल होगा इंशाल्लाह। कर्नाटक के वजीर अक़लियती महबूब जमीर अहमद ने कहा कि बीआरएस तेलंगाना में अक़लियतों को सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल कर रही है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से अक़लियती डिक्लेरेशन के ऐलान के बाद बीआरएस में खौफ पैदा हो गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के सीनियर कायद मधु याश्की गौड़ भी मौजूद है। के अंदर उसको हम 12% करता हूं करके 10 साल हो गया, अभी तक उसको रिजर्वेशन 4% का 4% ही है। जैसा हमारा माइनॉरिटी जो ग्रांट होता है वो 2200 करोड़ रुपए माइनॉरिटी ग्रांट पिछली बजट में भी दिए, 22-23 के अंदर भी 2200 करोड़ दिए। उसके बाद एक्शन प्लान निकल के देखो, पिछली 10 साल का 900,000 करोड़ भी खर्च नहीं होता है, 900,000 करोड़ भी खर्च होता है। नाम के वास्ते करके 2,000 रुपए बजट दे रहे। हमारी कांग्रेस हुकूमत आएगी तो हम उसको 5,000 करोड़ करने होने का तय किए। उसके साथ में जो है रिजर्व इसका हमारा रिजर्वेशन का इसके पहले बताया, रिजर्वेशन का माइनॉरिटी ग्रांट्स का जो वक्फ की जो लैंड है, अभी ये 10 साल से ये बोलते कि हम मुसलमान के साथ है, मुसलमान को हम छोड़ के देंगे नहीं, मुसलमान के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैं यही केसीआर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी जो वक्फ की जो लैंड है, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान के अंदर वक्फ की लैंड कोई स्टेट में ज़्यादा पैमाने में है बोले तो वो तेलंगाना के अंदर 70% जैसा माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, यूथ डिक्लेरेशन, SC/ST डिक्लेरेशन, उसी पैमाने पर कल BC डिक्लेरेशन कामारेड्डी में ऐलान किया है। आदरणीय कर्नाटका मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया जी के नेतृत्व में कल BC डिक्लेरेशन ऐलान किया है। तो इसमें मोटे तौर पर BC सब प्लान के द्वारा हर साल 20,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रुपया 5 साल में BC वेलफेयर के लिए खर्च करेगा। मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए जैसा मुन्नूर कापू, गौड एंड सभी बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक कॉर्पोरेशंस भी लगाएंगे और खासकर जो BC कम्युनिटी के लिए जो पेंशन मिलता है अपनी जो काम के हिसाब से वो 57 ईयर से 50 साल तक 50 साल के लिए कम करवा जाएगा।
और हर एक को इसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और जनगांव जिला को सरदार सर्वाई पापन्ना जिला के नाम पर बदल देंगे। प्रोफेसर जयशंकर जी के नाम पर आधिकारिक भवन भी हर जिले में स्थापित करेंगे। बीसी स्टडी सर्किल स्थापित कर हर बीसी विद्यार्थियों के लिए फ्री में कोचिंग सेंटर चलाएंगे और गुरुकुल पाठशाला और डिग्री पाठशाला भी शुरू करेंगे। ऐसे कई मुद्दे जो बीसीस के लिए सही उनकी ताकत बढ़ाने के लिए, उनकी उन्नति के लिए। कांग्रेस पार्टी को आज एक जबरदस्त धक्का लगा। ज़मीनी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने वाली साबिक रियासती वजीर पलवाई गोवर्धन रेड्डी की बेटी पलवाई श्रवंती ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। असेंबली इंतखाबात में पार्टी की जानिब से टिकट ना दिए जाने और कांग्रेस उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी की जानिब से अहमियत ना दिए जाने पर वो नाराज थी। वो जुमे के दिन राजगोपाल रेड्डी के पर्चे नामजदगी के अकाल के मौके पर मौजूद नहीं थी। उन्होंने पार्टी क़यादत को मकतूब इस्तीफा रवाना करते हुए पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। इत्तलात है कि वो बीआरएस पार्टी में शामिल हो रही हैं। बीजेपी लीडर व साबिक रुकने पार्लियामेंट विजय शांति घर वापसी की तैयारी कर रही हैं। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर मल्लू रवि ने भी विजय शांति के कांग्रेस में शमूलियत के फैसले की तस्दीक की है। बताया गया है कि गुज़िश्ता कई दिनों से विजय शांति बीजेपी की क़यादत से नाराज हैं। उन्होंने बीजेपी से मुस्तफ़ी होकर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला कर लिया। गुज़िश्ता इंतखाबात के बाद विजय शांति कांग्रेस से मुस्तफ़ी होकर बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद से विजय शांति पार्टी की सरगर्मियों से दूरी इख्तियार किए हुए थी। बीजेपी के रियासती सदर की हैसियत से बंडी संजय को हटा देने और किशन रेड्डी को सदारत सौंपने के फैसले से भी विजय शांति नाराज थी। हालिया दिनों उन्होंने कांग्रेस की क़यादत से मुशावरत करते हुए पार्टी में शामिल होने का इरादा जाहिर किया था और हाईकमान ने उन्हें पार्टी में शामिल होने की इजाज़त दे दी। तेलंगाना इंतखाबात में सियासी जमातों की जानिब से राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए पुरकशिश वादे किए जा रहे हैं। रियासत की असल अपोजिशन जमात कांग्रेस ने जहां इस तेलुगु रियासत में बरसरे इख्तिदार आने पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया, तमाम उसके जवाब में रियासत की बरसरे इख्तिदार बीआरएस ने 400 रुपये में गैस सिलेंडर का वादा कर दिया। इस दौड़ में एक उम्मीदवार ने आगे बढ़ते हुए वोटर्स को सिर्फ 1 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम करने का अनोखा वादा किया। ये वादा सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बना हुआ है। तफसीलात के मुताबिक हल्के असेंबली सनतनगर से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार वी वेंकटेश यादव ने यह ऐलान करते हुए कहा कि न सिर्फ वो 1 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम करेंगे बल्कि मुफ्त इलाज की सहूलत भी फराहम करेंगे। बुजुर्ग तेलुगु अदाकार चंद्रमोहन चलबसे, उनकी उम्र 82 साल थी। उनके खानदानी जराये के मुताबिक उनको दिल से मुताल्लिक अमराज पर शहर हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां उन्होंने इलाज के दौरान हफ्ते की सुबह आखिरी सांसें ली। चंद्रमोहन की पैदाइश 23 मई 1943 को मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में हुई थी। उन्होंने 1966 में तेलुगु फिल्मों में अदाकारी शुरू की थी। उन्होंने कई तेलुगु फिल्मों में काम किया था। जिले रंगारेड्डी में राजेंद्र नगर के सनसिटी इलाके में हफ्ते को सुबह पटाखों की एक दुकान में मुहिब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक इब्तिदा में यह आग पटाखों की एक आर्जी दुकान में भड़क उठी, जो मुतसिल फूड कोर्ट तक फौरी फैल गई, जिसके नतीजे में पकवान गैस सिलेंडर धमाके से फट पड़ा और उस आग ने दूसरी 3 दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इतला मिलते ही फायर इंजनों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इसी तरह बेगम बाजार में भी जुमे की रात एक प्लाईवुड के वेयरहाउस में आग लग गई। आग काफ़ी शदीद थी और काफ़ी मशक्क़त के बाद इस आग पर काबू पाया गया। इस आग में लाखों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।